गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ेंगे ड्वेलिंग के बारे में। हम लोग पढ़े थे न्योलिथिक एज और न्योलिथिक एज में हम लोगों ने ऑक्यूपेशंस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स का मतलब होता है आवास स्थल। इन न्योलिथिक एज मैन स्टार्टेड टू लिव इन थेस्ट हर्ट्स और पिट हाउसेस। ठीक है, तो जो न्योलिथिक एज था अर्थात जो आपका मध्य पाषाण युग था, उसमें मानव ने घास फूस और खड्डे से बने हुए घर जो है, झोपड़ी है, उसमें रहना सीख लिया था। विच हैव बीन फाउंड अ नंबर ऑफ प्लेसेस, जो वर्तमान समय में अभी भी काफ़ी स्थानों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस न्योलिथिक जो एज था उसमें मानव ने कृषि करना सीख लिया था और कृषि के साथ ही मानव ने एक स्थान पर रहकर जीना सीख लिया था। और जब ये लोग एक स्थान पर रहने लगे तो उन्हें अपने आवास स्थान की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने घास फूस और खड्डे से बने हुए घर में रहना सीख लिया। There was a gradual development of structures which were built with logs and stones and bricks depending on their availability। इसका मतलब क्या है कि जो न्योलिथिक जो एज है अर्थात मध्य पाषाण जो युग है, इसके अंतर्गत मानव ने लकड़ी, पत्थर, मिट्टी आदि से बने हुए जो मकान है, ठीक है, उसकी संरचना में क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, कि जिस स्थान पर जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ठीक है, उसी का उपयोग करके वो क्या करते थे, अपना निवास स्थान बनाते थे, अर्थात वो अपनी झोपड़ी बनाते थे। तो इस तरह से इस युग में थोड़ा सा उनका जो झोपड़ी थी उसके स्ट्रक्चर में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, बट यू वुड अंडरस्टैंड दैट सडनली एवरीवन अराउंड द रीजन डिड नॉट सेटल डाउन इनटू फार्मिंग। ये आपको समझना होगा कि जो भी क्षेत्र थे, सभी क्षेत्रों में एकदम से लोगों ने फार्मिंग करना नहीं सीखा था और साथ ही एक स्थान पर रहना नहीं सीखा था। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने फार्मिंग करना सीख लिया था और एक स्थान पर वो लोग रहने लग गए थे, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने फार्मिंग करना भी नहीं सीखा था और ना ही वो एक स्थान पर रहते थे। ठीक है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, शिकार करते थे। तो उनका जो जीवन है, ठीक है, वो किस पर निर्भर था, हंटिंग पर, कि जो शिकार से जो उन्हें मांस प्राप्त होता था उसी पर वो क्या करते थे, निर्भर रहते थे। मैनी ट्राइब्स कंटिन्यूड टू in the jungles and remained as hunter gatherers। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ जो आदि मानव थे, ठीक है, वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और शिकार से जो मांस मिलता था वो क्या करते थे, उसे इकट्ठा करते थे। इवन टुडे देयर आर सर्टन ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग फूड फ्रॉम जंगल्स एंड वेरी लिमिटेड फार्मिंग। वर्तमान समय में भी कुछ ऐसी ही जनजातियां हैं जो किस पर निर्भर है, हंटिंग, शिकार पर, फिशरिंग मतलब
मत्स्य पालन में और गैदरिंग का मतलब क्या है कि जो जंगल से जो उन्हें फल फूल आदि जो मिलते हैं उस पर निर्भर रहते हैं और केवल थोड़ी सी ही मात्रा में वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अर्थात वो कृषि करते हैं। तो वर्तमान समय में भी क्या है, आदि मानव है, अर्थात जो जनजाति है वो विश्व के विभिन्न भागों में निवास करती है, जो कि हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, ठीक है, इन सब पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना पिट हाउस। तो पिट हाउस में क्या करते हैं कि नीचे क्या बनाते हैं, एक खड्डा बनाते हैं और उसके चारों तरफ घास फूस या मिट्टी की दीवार बना देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग होते हैं पिट हाउस। फिर आता है रिलीजन। अर्ली मैन वॉज स्केर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। ही मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम फायर, स्टॉर्म्स और फास्ट winds, heavy rains. He did not know the scientific reason of natural phenomena. इसका मतलब क्या है कि जो आदि मानव जो थे वो लोग बादल की गर्जन और जो उसके प्रकाश था उससे वो काफ़ी क्या करते थे, डरते थे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो तेज़ बरसात का होना, आंधी तूफान चलना, आग लग जाना आदि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, उन सब प्राकृतिक घटनाओं के पीछे जो भी वैज्ञानिक कारण होता था, ठीक है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि भाई ये बरसात क्यों हो रही है, ये आग क्यों लगी, ठीक है, तेज़ तेज़ जो हवाएं हैं वो क्यों चल रही है। तो जितनी भी ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं उसको ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लेट हिम टू बिलीव दैट दिस वर पावर्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल विच कुड कॉज डैमेज टू हिज life. As he feared these powers, he ultimately began to worship the forces of nature like sky god, rain god, wind god, sun god. अब देखो कि जब बादल गरजते थे, बरसात होती थी, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश मतलब बादल चमकते थे, तेज़ तेज़ हवाएं चलती थी, तो इन सब से क्या करते थे लोग, काफ़ी डरते थे, क्योंकि इसके पीछे का जो भी वैज्ञानिक जो तथ्य था उसके बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब ये धीरे धीरे ये विश्वास करने लगे कि ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये सोचा कि जब ये शक्तियाँ इन सबको कंट्रोल करती है तो ये क्या कर सकती है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, पूजा करना शुरू कर दिया। किस किस की, स्काई गॉड, रेन गॉड, विंड गॉड और सन गॉड। ठीक है, अर्थात आकाश, सूर्य, मेघ, पवन आदि भगवानों या आदि देवताओं की इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि ये इनसे काफ़ी डरते थे, तो इन्हें ये बिलीव हो गया धीरे धीरे कि कोई ना कोई शक्ति है जो इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इससे बचने के लिए, जो प्राकृतिक जो घटनाएं थी उससे बचने के लिए इन्होंने इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स वर डन ऑन द स्टोन्स और वॉल्स ऑफ caves and this depict their emotions, scenes of hunting, dancing, procession, etc. have been shown.
इसका मतलब ये है कि जो न्योलिथिक जो एज के जो मानव थे वो लोग क्या करते थे कि अपनी भावनाओं को गुफा की दीवारों पर क्या करते थे, चित्रित करते थे, अर्थात वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये लोग जो गुफा होती थी उन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। जैसे शिकार करते हुए कोई सीन हुआ उसको उसका चित्र बनाते थे। ठीक है, कोई डांस करता हुआ उसका कोई चित्र बनाते थे, या फिर किसी बारात या जुलूस में भाग लेते समय उसका भी चित्र ये लोग गुफा की दीवारों पर बनाते थे। ठीक है, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को ये लोग कैसे व्यक्त करते थे, चित्र के माध्यम से। ठीक है, और वो चित्र कहाँ बनाते थे ये लोग, गुफा की जो दीवार होती थी, ठीक है, या जो पत्थर थे उस पर ये लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज का मतलब होता है ताम्र युग। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, मध्य पाषाण युग। ठीक है, और न्योलिथिक को क्या बोलते हैं हम लोग, नव पाषाण। ठीक, और चाल्कोलिथिक को क्या बोलते हैं हम लोग, ताम्र युग। ठीक है, और जो ताम्र युग था वो 4000 BC से लेकर 2000 BC तक। ठीक है, मतलब 4000 से 2000 ईसा पूर्व। देखो, अब जो चाल्कोलिथिक जो एज है, ताम्र युग, इस ताम्र युग में सबसे बड़ा जो आविष्कार था वो क्या था, तांबे का आविष्कार। तो इस युग में तांबे का आविष्कार हुआ, और इस तांबे के आविष्कार के साथ ही जो भी इनके जो औजार थे उस औजार में तांबे ने अपना स्थान ले लिया। तो इनके जो औजार होते थे, ठीक है, वो तांबे के बने हुए होते थे। तो तांबा और पत्थर दोनों का ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे अपने टूल्स बनाने में। ठीक है, तो इस युग में मानो तांबा और पत्थर दोनों से अपने औजार बनाते थे। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर एज भी हम लोग कहते हैं। तो चाल्कोलिथिक एज को हम क्या बोलते हैं, कॉपर एज, क्योंकि इस एज में तांबे का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और फिर इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेस की, है ना।